अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चंडीगढ़ को पहचान दिलाने में अगर किसी व्यक्ति ने सबसे अहम किरदार निभाया है तो वह निश्चित तौर पर नेकचंद है। नकारा और बेकार समझ फेंक दी जाने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल कर रॉक गार्डन जैसे बेहद कलात्मक स्मारक की रचना करने वाले नेकचंद आज भी उसी जोशो खरोश से रॉक गार्डन को संवारने में लगे हैं जिस जोशो खरोश और जज्बे के साथ उन्होंने 5 दशक पहले इसकी शुरुआत की थी। पाकिस्तान के सियालकोट जिले के एक छोटे से गांव से अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाले नेकचंद को जीवन के हर मोड़ पर चुनौतियों से दो चार होना पड़ा, लेकिन हर चुनौती ने उन्हें आगे बढ़ने और कुछ कर गुजरने का हौसला दिया और दुनिया को मिला अनूठा रॉक गार्डन। कलात्मक अभिव्यक्ति को एक नया आयाम देने वाले नेकचंद शख्सियत की इस कड़ी में हमारे मेहमान हैं। नमस्कार नेकचंद जी, सिटी चैनल के प्रोग्राम शख्सियत में आपका बहुत स्वागत है। और किसी शायर ने कहा था कि दिल की तस्कीन ढूंढने वाले तो कोई नेक काम करके तो देख, और हमने देखा कि नेकचंद जी ने एक ऐसा काम कर दिखाया अपने बलबूते पर जिसमें चंडीगढ़ को सारे संसार में प्रसिद्ध कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैंने इसके बारे में ज़्यादा तो डिटेल में तो बतलाऊंगा ही, मगर ये सारी भगवान की कृपा थी। उसकी कृपा से मैंने ये काम प्रसिद्ध किया। जब मैंने शुरू किया इसके पीछे ऐसा कोई इरादा नहीं था कि ये ऐसा मैंने बनाना है। शौकिया मैंने शुरू किया, बनाता रहा और ये बन गया। 1958 में शुरू किया, सरकार को पता चला, उन्होंने मुझसे 76 में ये ले लिया, फिर पब्लिक के लिए खोल दिया। जब से ये सरकारी हो गया, फिर मैंने काम की स्केल बड़ी कर दी, क्योंकि पहले मैं छोटा छोटा काम करता था, मेरे पास इतने साधन नहीं थे, तो इस तरह से इसको बढ़ाता चला गया मैं। शाहजहां ने कहा था कि उसे एक स्वप्न आया था और उसमें उसने बहुत सुंदर एक बाग देखा था और उस पर आधारित 2 मुगल गार्डन्स उसने बनवाए। तो आपके दिमाग में कैसे ये आया कॉन्सेप्ट रॉक गार्डन को बनाने का? बचपन से ही मेरी हॉबी थी को मिट्टी रेते से खेलने की, घर बनाने, तोड़ दिए ने, महल बनाने, ऐसे खेल तमाशे में मैंने इसको शुरू किया। कुछ कला के प्रति आपका रुझान बचपन से था जैसा आपने बताया, लेकिन जिस स्केल पे आपने काम को शुरू किया, जैसे कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे आपके जहन में आया कि टूटी हुई चीज़ें, टूटी हुई चूड़ियाँ, टूटी हुई पॉटरी जो हम वेस्ट मटेरियल समझते हैं, उससे कुछ सृजनात्मक काम करने का कैसे आपके जहन में आया? मेरी नौकरी सड़कें बनाने की थी, तो शहर में सड़कें बनाया करता था, तो मटेरियल काफ़ी ज़्यादा इधर उधर वेस्ट पड़ा होता था। तो मैंने सोचा ये सड़कों पे तो पड़ा है, तो इसको मैं इकट्ठा करके अपने पास रखूं और फिर कुछ इसका बनाऊं तो अच्छा लगेगा लोगों को। ये इरादा नहीं था कि मैं बना पाऊँगा, मगर मैंने माल इकट्ठा कर लिया। उसके बाद फिर ऐसे मेले लगते हैं इधर नज़दीक इर्द गिर्द, वहाँ मेलों में चूड़ियाँ औरतें चढ़ाती हैं, वो टूट जाती हैं, वो इकट्ठी कर लेनी, थोड़ी बहुत करते ही रहना, बंद नहीं किया। तो जैसे मटेरियल मेरे पास ढेर लग जाना, फिर उसके ऊपर मैंने आइडिया बनाना, तो उसके लिए मुझे और मटेरियल की ज़रूरत थी। स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा? फिर साइकिल पार्ट्स मुझे बड़े मिलते थे, वो पड़े होते थे, ऐसे ही कुछ पूछता नहीं था। उन दिनों कबाड़ी यहाँ बहुत थोड़े थे, तो मैंने इकट्ठे करने शुरू कर दिए, वो भी ढेर लगा लिए, हर एक चीज़ का ढेर लगाता ही चला गया। तो फिर जब काफ़ी सारा मटेरियल हो गया, फिर अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैंने फिर कुछ बनाना शुरू किया। उसके लिए मुझे सीमेंट की भी ज़रूरत थी, तो सीमेंट कहाँ से मिलेगा? मुझे पैसे तो मेरे पास इतने खर्चने के लिए थे नहीं। मैंने फिर ह्यूम पाइप्स फैक्ट्री है ना, उनको देखा, वो रोल करती हुई सीमेंट बाहर फेंकती हैं छींटे, तो वो मैंने रोज़ का एक कनस्तर भर के ले आना, साइकिल पे रखना और लेके यहाँ पे उससे मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी। तो बनाते बनाते काफ़ी समय हो गया, तो जब इसको पब्लिक के लिए खोला गया, तो फिर वो जहाँ से मैं वो सामान लाता था, उन्होंने देखा कि उनका ही सामान फैक्ट्रियों का इकट्ठा किया हुआ यहाँ लगाया हुआ है, तो उन्होंने फिर बंद कर दिया बाहर फेंकना।
जैसे ये बिजली वाले स्विच वगैरह हैं ये बंद कर दिए उन्होंने। तो चलो मैं और ढूंढता रहा सामान, इस तरीके से मैंने जारी रखा। जब आपने इसकी शुरुआत की आप बिल्कुल अकेले थे और बड़ा कठिन हुआ होगा आपके लिए सब चीज़ों को पहले इकट्ठा करना, उसके बाद उसको बनाना। उस निर्माण कार्य में आपके परिवार का कुछ सदस्य भी आपकी मदद करता था? नहीं, मेरे परिवार के लोग नहीं आते थे। जब मैंने थोड़ा बहुत इसको बना लिया तो फिर मैंने अपनी मैडम को ला के दिखाया, फिर उन्होंने इसे पसंद किया तो छुट्टियों में वो भी आना शुरू हो गए मेरे पास। डेली तो नहीं आते थे क्योंकि डेली 4 घंटे मैं काम करता था, 5 बजे के बाद तो अंधेरा हो जाता था। तो फिर जब उन्होंने भी आना शुरू कर दिया तो मुझे हौसला हो गया कि ये अच्छा लग रहा है, तो इस तरह से चालू रहा ये काम। कितने एरिया में बना हुआ है रॉक गार्डन? इस वक्त 30 एकड़ हैं जी। 30 एकड़। कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवा बनता गया। तो आपका जो निर्माण का कार्य था रॉक गार्डन का, उसमें आपके साथ कोई काफिला बना या आप अकेले ही चलते रहे? शुरू में तो मैंने तकरीबन 18 साल तक अकेले ही किया इसको। क्या बात? किसी को पता भी नहीं था। कुछ थोड़े बहुत लोगों को जो मेरे ज़्यादा नज़दीकी थे उनको पता था, पर उनको भी समझ नहीं आती थी ये क्या बना रहा है। कुछ इधर बना देना, कुछ उधर जंगल झाड़ियाँ होती थी। तो बनाते बनाते फिर जब ये बन गया तो काफ़ी सालों बाद सरकार को पता चला, उन्होंने फिर इसे रिकॉग्नाइज़ कर लिया। फिर मुझे उन्होंने कहा कि इसका वो करो, रास्ते बनाओ। फिर गवर्नमेंट एडेड हो गया ना जी, फिर मैंने रास्ते बनाए और पब्लिक के लिए फिर खोल दिया। तो उस वक्त तकरीबन 6 एकड़ जगह थी जब पब्लिक के लिए खोला गया ये। नेकचंद जी, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, अच्छा काम शुरू करते हैं, उसमें बहुत से व्यवधान आते हैं, बहुत से विघ्न आते हैं, कुछ लोगों की तरफ से, कुछ प्रकृति की तरफ से। तो आपको भी ऐसे कुछ मुसीबतों से दो चार होना पड़ा होगा? जब मैं अकेले काम किया करता था ना, किसी को पता नहीं था, तो उस वक्त तो मेरे ऊपर कोई किसी बात का कोई दबाव नहीं था। कभी कोई कष्ट नहीं हुआ क्योंकि अपने आप मैं शौक़ से करता था काम, और शौक़ ही मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता था, तो मैं बनाता रहा। उसके बाद जब ये सरकार ने लिया, काम शुरू हो गया, तो पब्लिक के लिए खुल गया, तो फिर काफ़ी सारे लोग इसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल करने लगे काम को। नहीं जी नहीं, ये आखिरकार गवर्नमेंट ने जब इसे रिकॉग्नाइज ही कर लिया तो फिर बोलना भी बंद हो गया लोगों का, तो ये पब्लिक के लिए खोल दिया। फिर पब्लिक जब आया करती थी तो उस वक्त तो जैसे ही अंदर घुसती थी हंसना शुरू कर देती थी, बीच में हंसते हंसते ही जाते थे। जब तक बाहर निकलते थे तो वो यही बोलते, ओहो हम तो बाहर आ गए यार, निकले आए। मगर वो खुश इतना होते थे, कहते आज हमारी रात है जो अच्छी तरह नींद भर के आएगी, इतना अच्छा काम हमने आज देखा है। वो चीज़ें जो हम फेंक देते हैं घर से निकाल के, उनका इस्तेमाल इस तरीके से किया गया है कि हमें उसको देख देख के खुश होना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी आपने सिद्ध कर दिया कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। तो कितने पत्थरों को आपने तराशा और आपने क्या गज़ब की एक चीज़ पैदा की? उन दिनों मेरे पास साइकिल होता था, तो मैं साइकिल पे पहाड़ों पे जाता था, पत्थर ढो के लाता था साइकिल पे, यहाँ ले आता था। सवेरे अंधेरे में उठ के भी निकल जाता था, तो 2-3 चक्कर लगा लिया करता था मैं। फिर नौकरी भी किया करता था साथ में। तो इसके पीछे ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि ये इस तरह हो जाएगा, लोग इसको देखेंगे या नहीं देखेंगे। मगर फिर भी मैंने काम करना जारी रखा ही रखा, इसको बंद नहीं कभी भी किया। मगर ये मुझे बाद में समझ आई कि इसके पीछे भगवान था, भगवान का कि जो काम तुम कर रहे हो वो करते रहो, इसको बंद मत करना। तो तब इसलिए नहीं मुझसे बंद हुआ, तो मैं करता ही रहा काम। तो एक जुनून था आपके अंदर कुछ कर दिखाने का। जुनून समझ लो या भगवान की कृपा समझ लो। तो उस तरह से जुनून पैदा हुआ, तो मैंने इसको जारी रखा, बंद किया ही नहीं।
बेशक कितना भी बरसात होनी, गर्मी होनी, सर्दी होनी, बेटाइम मैंने कभी पहाड़ों में घूमना, कभी शहर में घूमना, फिर वेस्ट कहाँ पड़ा है उसको मैंने उठा लेना रात को, जहाँ मैं दिन को नहीं उठा सकता था तो लोग इकट्ठे होते थे वहाँ पे मैंने रात को उठा लेना। तो इस तरीके से मैं लगा ही रहा कई साल तक इसको। किस विभाग में आप काम करते थे? है मैं पीडब्ल्यूडी में नौकरी करता था एज ए रोड इंस्पेक्टर। मेरी ड्यूटी थी शहर में सड़कें बनाया करता था मैं। तो ये सड़कें बनाने का काम बहुत सख्त होता है, नरम नहीं होता जी। सर्दी, नरमी, गर्मी, बारिश बुरे सब कुछ सहना पड़ता है। तो करता रहा वो काम। शाम को फिर थके भी होना काम के लिए, शाम को फिर मैंने यहाँ आ जाना, फिर यहाँ आके लगना, फिर टायर इकट्ठे करके ले आने, वो जला के उसकी लाइट में काम करना। मगर इस धरती पे इतने सांप थे कि आप पूछो ही ना। तो फिर मैंने टायर की लाइट में बाहर निकलना, वो सांप सूप इधर उधर भाग जाते थे, मेरे सामने ही देखते भागे जाते थे। तो इस तरह से मैं काम के लिए लगा रहा और इसको करता रहा, हारा नहीं मैं। बेशक इसके पीछे मतलब कोई नहीं था कि ये ऐसा हो जाना है, पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं अपना काम करता ही रहा। तो इससे साबित होता है कि भगवान ही मुझसे करवा रहा था कि करो, तो मैं करता रहा। तो ये तो थी प्राकृतिक समस्याएं, जैसे आपने सारी विपरीत परिस्थितियों में काम किया। आपके विभाग के लोग भी कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने आपके इस काम में विघ्न पैदा करने की कोशिश की होगी? नहीं, उस वक्त तक किसी को समझ ही नहीं आती थी। आते तो थे, थोड़े बहुत आते थे, मेरे दोस्त वगैरह वो भी बैठते थे मेरे पास आके देखते थे। तो किसी को समझ नहीं आती थी, कोई चीज़ इधर पड़ी थी, कोई उधर पड़ी थी, तो क्या है ऐसे ही पत्थर इकट्ठे किए हुए हैं और क्या है, ऐसे कह के भी लोग चले जाते थे। तो चंडीगढ़ तो एक ब्यूरोक्रेट्स का शहर है, शुरू से रहा है। तो ऐसा कौन सा ब्यूरोक्रेट था जिसने आपको एनकरेज किया इस काम को, आपके इस काम को प्रोत्साहित किया? यहाँ पे TN चतुर्वेदी साहब थे, चीफ कमिश्नर जी। उन्होंने मुझे ऑनर भी किया और काम करवाने में भी कहा, नेकचंद जी जितना मर्जी कर लो। क्या बात, जितनी मर्जी ज़मीन लेनी है ले लो। तो बहुत बड़ी बात। तो उन्होंने बड़ा काम करवाया। उसके बाद गवर्नर SS रे आ गए, सिद्धार्थ शंकर रे। तो उन्होंने फिर मुझे मेरी नौकरी बढ़ा दी, लाइफ टाइम कर दी और काम कर दिया, तनख्वाह बढ़ा दी। तो ऐसे खूब अच्छी तरह से मुझे इज़्ज़त मान उन्होंने दिलाया। तो SS रे साहब की मेहरबानी से फिर मैं आज तक यहाँ कायम हूँ। जी। अक्सर देखा गया है कि जो हमारे कलाकार हैं जब विदेश में सम्मानित होते हैं उसके बाद हम भी जागरूक होते हैं कि हमने भी इनको सम्मानित करना है। तो आपको पद्मश्री पहले मिला कि कोई विदेशी पुरस्कार आपको पहले मिला? पद्मश्री तो मुझे 84 में मिला है जी। जी। ये खुल गया था पब्लिक के लिए 76 में जी। तो उन दिनों भी चतुर्वेदी साहब होम सेक्रेटरी थे जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो ये यहाँ चीफ कमिश्नर भी रह के गए थे, तो इन्होंने मुझे पद्मश्री भी दिला दिया। इंदिरा गांधी थी, उनको कहा दो इनको ज़रूर। फिर इंदिरा गांधी ने सपोर्ट कर दिया उन्होंने। जी। विदेशों में जो आपको सम्मान मिला है और जिस ढंग से आपके इस काम को सराहा गया है, आप महसूस करते हैं कि हमारे लोगों ने भी आपको उसी ढंग से सराहा है? देखो जी, सबसे पहले तो विदेशों की बात बाद में आती है ना। सबसे पहले तो मेरे हिंदुस्तानियों ने सराहा है, तभी बना। बीच में कुछ लोग बुरे भी होते हैं, अच्छे भी बहुत होते हैं। तो उसके बाद विदेशी आने शुरू हो गए, तो फिर उन्होंने भी मुझे ले गए बनाने के लिए, सराहा अच्छी तरह से, अच्छी ऑनर की जगह जगह पे मैं बनाया। मुझे यूनाइटेड स्टेट में ऑनरेरी सिटीजनशिप मिली वहाँ की। और इसकी फैक्सिबिलिटीज आपने कई देशों में बनाई है, रॉक गार्डन की। 85 में मैंने वाशिंगटन DC में बनाया जी। उन दिनों रेगन साहब थे प्रेसिडेंट। उन्होंने अपनी और अपनी बीवी की फ़ोटो मुझे दी, फोल्ड उसमें लिख दिया टू प्रेजेंटेड टू श्री नेकचंद, अपने दस्तखत नीचे कर दिए। वो भी मेरे पास है। और कौन कौन से देश में आपने इसके प्रतिरूप को बनाया? वाशिंगटन DC में जी, जर्मन, स्पेन, लंदन। क्या बात। फिर थाईलैंड, सिंगापुर,
तो अमेरिका में 2 जगह, फिर विस्कॉन्सिन स्टेट में भी बना दिया, शिकागो के पास। तो चलता ही रहता है, बुलाते ही रहे। आज की डेट में नेकचंद फाउंडेशन एक लंदन में बनी हुई है, एक अमेरिका में बनी है। वो यहाँ चंडीगढ़ में आते हैं, कभी सिल्वर जुबली रॉक गार्डन की मनाते हैं, कभी डायमंड जुबली मनाते हैं। तो आते रहते हैं लोग बाहर से। फिर वो कुछ वॉलंटियर्स भेजते हैं जो मेरे पास आते हैं, उनको मैं काम सिखाता हूँ, तो काम चलता रहता है। और उसके बाद फिर फ़ौज वाले बड़े आते हैं, वो भी भेजते हैं फौजी लोगों को। यहाँ वो काम सीख के जाते हैं, फिर अपने बनाते हैं, फिर मुझे बुलाते हैं वो, हमारे भी आओ करो। जैसे हमारे गुरुजी ने कहा था जब एक अच्छे लोगों के गांव में गए थे कि बिखर जाओ, और बुरे लोगों के गांव में जाके कहा था कि बसे रहो। वैसे ही मैं समझता हूं कि आप हर जगह जैसे फैले हैं, आपने अपने प्रवास को बढ़ाया है, और हर देश में, भारत के हर हिस्से में अगर रॉक गार्डन बनेगा, एक सुंदरता का जो साम्राज्य होगा, उसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। उसके लिए हम बहुत बड़े गर्व की हम अनुभूति करते हैं आपके प्रति। और जितना सादा जीवन आप जीते हैं, मैं देखता हूँ ये बहुत से लोगों के लिए मिसाल है। तो मैं यूँ कहूँगा कि पा के रुतबा है बशर को रहना वाजिब किस तरह, जिस तरह झुके रहे वो शाख जिस पे आए फल। इंडिया में मैंने शुरू किया दिल्ली में जी। मिस्टर KS भैंस थे, दिल्ली के DDA वाले वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने मुझसे शुरू कराया 200 एकड़ ज़मीन में। उस पे लगभग 1 करोड़ रुपया भी खर्च हुआ। सर्वे वर्क 1 साल तक चलता रहा। जगह ढूंढी, उसकी एंट्रेंस ढूंढी। जब एंट्रेंस बनाई, कुछ और छोटी मोटी दीवारें बनाई, तो लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च हो गया जी। उसके बाद वो पता नहीं बहन साहब कहाँ चले गए। उसके बाद काम ही बंद हो गया। ये इंडिया है जी। उसके साथ ही फिर एक दफ़ा मैंने केरला में शुरू किया जी। केरला में शुरू किया तो उसको थोड़ा सा बनाया डिस्ट्रिक्ट पालघाट में मल्लमपुरा डैम पे। तो वहाँ भी जिस अफसर ने मुझे बुलाया था उनकी ट्रांसफ़र हो गई, कहीं चले गए, तो वहाँ भी काम बंद हो गया। तो इस तरह से इंडिया में कई जगह मैंने शुरू किया, सिरे कहीं नहीं चढ़ा। मगर वो केरला वाला तो लोग देखने जाते ही हैं, वो तो है ही है छोटा जहा। मुझे याद है कि एक बार एक ऐसी मुहिम चली थी चंडीगढ़ में जिसमें एक दीवार को गिराने की कोशिश की गई थी रॉक गार्डन के। उसके लिए बहुत से कलाकार खड़े हुए और उन्होंने एक चिपको आंदोलन शुरू किया कि हम दीवारों के साथ चिपक के खड़े हो जाएंगे, इसको हम गिरने नहीं देंगे। उसके बारे में आप क्या हमें बताना चाहेंगे? उसके बारे में तो उन दिनों देखो जी बड़ी मुश्किल थी, मुझे भी बड़ा बुरा लगता था कि ये अफसर चीफ कमिश्नर थे चंडीगढ़ के, इतने बड़े अफसर हैं, तो ये इसको गिराना चाहते हैं। उनका नाम बताना चाहेंगे आप हमको? उसका अशोक प्रधान था उसका नाम। अशोक प्रधान जी। हाँ जी। तो उनको मैं मिला, मैंने कहा सर ऐसे नहीं करना चाहिए। कहते इतनी कीमती ज़मीन है, तुमने इतना कैसे कब्जा कर लिया? जी। मैंने कहा जी ये गवर्नमेंट ने दिया, गवर्नमेंट का ही पैसा लगा तभी ये बना है, मैंने कब्जा थोड़ा किया है, मैंने इसको घर अपने थोड़ा ले जाना। कहता नो ये नहीं बनेगा आगे। उन्होंने इसको इस तरीके से बुलडोजर मंगाया, तोड़ने लग गए। फिर शहर के लोग इकट्ठे हो गए, प्रेस वाले इकट्ठे हो गए, उन्होंने इसको रोक दिया। प्रेस वालों ने उनके ऊपर वो भी लिखे, बड़े बड़े आर्टिकल भी लिखे, बहुत कुछ लिखा उनके ख़िलाफ़। फिर उसको यहाँ से बदली कर दिया गया। चले, हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसे आदमी से निजात मिली शहर को, और इतनी सुंदर जो धरोहर है उसकी रक्षा हो सकी। नेकचंद जी, बहुत सी विभूतियों से, गण्यमान्य व्यक्तियों से आपको मिलने का मौका मिला होगा, किन्हीं का विशेष का आप नाम लेना चाहेंगे? हिंदुस्तान में तो तकरीबन जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जी, सबसे मुझे मौका मिलने का मिला है जी। सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी से मिला करता था मैं जी। तो उसके बाद वाजपेयी साहब से भी मिला मैं, फिर नरसिंहा राव से बहुत मिलता था मैं। तो वो जब होम मिनिस्टर थे तब भी मिलता था, जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तब भी मिला करता था। तो और जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग हुए हैं हमारे इंडिया के, तो उनसे तकरीबन मेरी मुलाकात हुआ ही करती थी। तो मुझे देख के बुला के लोग खुश होते थे कि बहुत बढ़िया काम किया आपने, इतनी मेहनत की है, तो ये बहुत ही सराहनीय योग मेहनत है जो आपने की है। जी।
बहुत से आपको अवार्ड से नवाजा गया, कुछ का आप नाम लेना चाहेंगे? मुझे पद्मश्री मिला था 84 में। जी उसके बाद फिर बाहर के लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया, जी तो बाहर मैं जाता रहा। वहाँ पे मुझे कई अवार्ड मिले। सिटीज़नशिप मुझे यूनाइटेड स्टेट्स की मिली। क्या बात। तो और वहाँ पे लोग मुझे कहते भी थे यहीं रह लो आप। मैंने कहा ऐसे नहीं मैं रहूँगा, मैं तो अपने कंट्री की प्रॉपर्टी बनाऊँगा। जी लोग बाहर के वहाँ देखने आया करेंगे, तो मैं इनके मुल्क में क्या करूँगा रह के। तो बेशक मुझे सिटीज़नशिप दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, मैं नहीं रहूँगा अभी। तो इसलिए मैंने अपने मुल्क में रहा, इसी के बनाने। हाँ, मैं बाहर कोई मुझे इनवाइट करता रहे तो मैं इनविटेशन पे आ जाया करूँगा, जी और मगर परमानेंटली मैं अपने मुल्क में रहूँगा। जी। जो क्रिएशन सबसे पहले आपने की हो, जिस कलाकृति की सबसे पहले आपने संरचना की हो, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले बैठते ही मैंने यहाँ पे एक कुटिया बनाई। जी वहाँ लिखा हुआ है कि ये सबसे पहले कुटिया बनी जब मैं काम शुरू किया। तो वो इसलिए बनाई मैंने कि बारिश आती थी, चक्खड़ होते थे, मुझे बैठना पड़ता था। तो फिर मैंने शेल्टर बनाया। जी तो वो भी ड्रमों की चादरें काट के ऊपर लगा ली, तो नीचे उसके सरकंडा काट के वो भर दिया, तो घर बन गया। उसमें मैं रहा करता था, कई साल ऐसे ही चलता रहा। फिर कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक पूरा कार्यक्रम होता है, वक्त की पाबंदी और एक सुनियोजित ढंग से चलना बहुत आवश्यक होता है। तो हमने सुना वक्त के बड़े पाबंद हैं। हाँ, वक़्त का पाबंद भी हूँ। मेरे घर वालों ने जो मेरा साथ दिया है उसका मैं बहुत ही पाबंद हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया कि आप जल्दी से आ जाओ, जल्दी से चले जाओ। बल्कि मुझे खाना पका के देते थे, तो खा लिया करते थे। साथ में ले भी जाता था। उन दिनों टिफ़िन वगैरह का रिवाज नहीं था। वो पुणे में रुमाल में बांधी और जेब में डाली एक रोटी, तो जाके जहाँ पानी मिला खा ली। जी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ हमने रहना शुरू कर दिया। सारी रात तो नहीं रहते थे, तो मिसेज़ मेरी सिर्फ दिन के छुट्टियों के टाइम ही आया करती थी। फिर हम खूब यहाँ बैठते थे, और तो कोई आता नहीं था, तो अपना एंजॉय करते थे बैठ के। काम कुम भी करते रहे और एंजॉयमेंट भी करते रहे। कहते हैं कि होनहार बिरवान के होत चीखने पात। आपके बच्चों में भी आपकी इस कला का कुछ अंश है? देखिए जी, मेरा लड़का है एक, उसको बड़ा शौक़ है ये काम करने का। इसी पैटर्न पे वो लैंडस्केपिंग करता है फार्म हाउसेस की। दिल्ली गुड़गांव की तरफ भी करता है, बहुत बढ़िया। और चंडीगढ़ के इर्द गिर्द भी जहाँ मिलती है उसको वो करता है। तो पैटर्न उसका रॉक गार्डन का ही है, मगर यहाँ उसने कभी काम नहीं किया। ना ही उसको मैंने कोशिश की कि मैं यहाँ उसको एडजस्ट करा दूँ। क्यों, मुझे एडजस्ट करने की क्या ज़रूरत है। मेरा मन करता था ये अपना काम अपने आप संभाले, तो यहाँ सरकार की ठोकरें क्यों खाएगा ये। बिल्कुल स्वावलंबी बनाया आपने उसको, पर उसने आपके जो गुण हैं उनको ग्रहण किया। बिल्कुल, उसको सारा काम आता है। कई दफ़ा वो मुझे आके सजेशन भी दे जाया करता था, यहाँ ऐसे कर लो, तो मैं कर देता था वैसे भी। दीक्षित जी, कहाँ को आप बिलोंग करते हैं? मेरा डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर है जी। उसकी एक तहसील शकरगढ़ थी जो पाकिस्तान में चली गई। पाकिस्तान में? हाँ, वहाँ मेरा बर्थ प्लेस है जी। और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? वहीं पाकिस्तान में ही। पाकिस्तान में। और परिवार आपका, हम उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहेंगे। परिवार मेरा, मैं ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जी। और घर वालों का भी खूब काम करवाया करता था जब मैं गांव में होते थे पार्टीशन से पहले। तो इसलिए मुझे मजदूरी करनी भी आती है, क्योंकि गांव में जब काम करना तो वो सहत होता है। तो इसलिए मजदूरी से भी नहीं मैं कभी घबराया। तो ऐसे चलता रहता था। फिर पार्टीशन हो गई, इधर आ गए। आप इस सारे जो परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, जो सारा आप काम करते हैं, इतने बरसों की आपकी तपस्या है, कभी आपका मन ये भी करता है कि मैं कुछ और भी अपने हॉबीज़ को पालूं, कुछ और भी काम करूं? नहीं, मेरी हॉबी तो यही बहुत बड़ी है, यही नहीं ख़त्म होती जी। इसको मैं करता रहूं, कर भी रहा हूं, तो यही ख़त्म ही नहीं होगी कभी भी। नई नई चीज़ें ढंग से बनाता रहूँगा, कोई बनवाए तो बनाता रहूँ।
यानी आपकी जो टीम है उसको बहुत आपका क्रेडिट जाता है, क्योंकि जो आप सोचते हैं, जो आप विजुलाइज़ करते हैं, उसको दूसरों से करवाना कोई बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि उनको अपने आप को ढालना पड़ता है, उस व्यक्ति के प्रति अपने आप को समर्पित करना पड़ता है जिसने एक परिकल्पना की है। तो आप उस टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस थीम के बारे में ये है जी, जो भी काम मैंने करवाना है ना, उस पे मैं मैक्सिमम टाइम डिवोट करता हूँ जी। कभी मैं ये नहीं कि मैंने 5 बजे घर को चले जाना, नहीं चले जाना। यहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा रॉक गार्डन में रहता हूँ, ज़्यादा टाइम डिवोट करता हूँ, काम समझाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। जब अकेले होता हूँ तब भी मैं रॉक गार्डन में घूमता हूँ, उसके ऊपर विचार करता ही रहता क्या हूँ। बात है जी। यानी हर समय आपके जहन में यही रहता है कि मैंने किस तरह से इसकी सुंदरता में और 4 चांद लगाने। इसमें कोई शक नहीं। आप संगीत प्रेमी भी हैं, जैसा हमने देखा कि आपके पास बहुत से ग्रामोफोन्स हैं बहुत पुराने समय के, तो किस तरह का संगीत आप सुनना पसंद करते हैं? मुझे संगीत तो हर किस्म का अच्छा लगता है, मगर ज़्यादा मुझे पुराने गाने अच्छे लगते हैं, जो पुराने जब पार्टीशन से पहले गाया करते थे या उसके बाद के भी रिसेंटली। कोई ख़ास सिंगर का आप नाम लेना चाहेंगे? ख़ास तो मुझे गाने याद नहीं रहते, भी सुनता हूँ उसी वक्त याद रहते हैं, मगर पंजाबी गाने ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। नेकचंद जी, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं से कुछ प्रेरणा मिलती है किसी काम को करने की, उसको संपादित करने की। आपने जो इतनी बड़ी क्रिएशन की है रॉक गार्डन की, तो कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूर आपके बचपन की कोई घटना हुई होगी जिसने आपको प्रेरित किया होगा इतना कुछ करने के लिए। बचपन में तो देखिए जी, मैं गांव का रहने वाला था जी। उस गांव में अगर हमने गाड़ी पे चढ़ना होता था ना, तो सवेरे 4 बजे उठते थे। 4 बजे उठ के लाहौर जाते थे कभी कभी। 4 बजे उठ के रेलवे स्टेशन पे पहुंचते थे। 8 बजे गाड़ी चलती थी। रेलवे स्टेशन पे जब पहुंचते थे तो फिर गाड़ी ने चलना 8 बजे सवेरे, तो 11 बजे लाहौर जाके पहुंचना। मतलब इतनी आहिस्ता स्पीड से चला, जहाँ दिल किया गार्ड साहब ने खड़ी कर दी जी। जहाँ दिल किया चला दी। कोई और गाड़ियाँ तो आती नहीं थी, एक ही जाती थी, और इधर उधर बड़ी लाइनों पे तो चलती थी गाड़ियाँ, उस ब्रांच लाइन पे एक ही चलती थी। तो वो गाड़ी में चढ़ते थे, फिर अपने गांव में खेलना, कबड्डी खेलते थे, लंबी रेते होते थे, रेते में खेलना, नहाना, मिट्टी से खेलना, कुछ ना कुछ मिट्टी के घर बनाते रहना जी। तो हमारे गांव में उन दिनों कच्चे ही मकान होते थे सबके, पक्का किसी का नहीं होता था। सिर्फ एक मस्जिद थी हमारे गांव में पक्की, और किसी का घर कोई पक्का नहीं था। फिर वो कच्चे घर बना करते थे, वो भी हम देखते थे कैसे बनते हैं, कैसे जो तखान कारपेंटर लोग हैं वो लकड़ी कैसे चीरते थे। लकड़ी खड़ी कर लेनी, आरा पकड़ना, एक ने उधर से एक ने उधर ने, तो काफ़ी टाइम लकड़ी चीरने में लग जाता था। अब तो बिजली से लकड़ी चीरो और आ जाओ। तो इस तरह से गांव की लाइफ थी। गांव में खेतों में जाना सवेरे सवेरे उठ के सर्दियों में, तो जब दशहरा होना तो उस दिन सवेरे सवेरे वो गरुड़ भगवान है ना, उसके दर्शन करने, फिर खेत में जा घुसना गन्ने खाने के लिए, फिर बैठ के गन्ने चूसने। मगर जब गन्ने खाने वो अपने नहीं लेने, दूसरे के खेत से काट के अपने खेत में आके खा लेने। ऐसे ही लोग करते थे हमारे, और उनको पता भी था कि ये हमारे लाया है, तो मुझे पता था ये इसने हमारे लिए है। फिर इकट्ठे बैठ के चूक लिया करते थे। तो इसलिए खाने के लिए खरबूजे, तरबूज, ये चीज़ें सब खाया करते थे मज़े से। ऐसी तो ये कैसे आपको पता चला कि जो वेस्ट चीज़ें हैं जिसको हम अक्सर फेंकने के काबिल समझते हैं कि उससे कुछ गढ़ा जा सकता है? उन दिनों तो वेस्ट गांव में कुछ होती ही नहीं थी। जी। एक घड़े होते थे, वो सुराई दूसरे होते थे। ये चीज़ें जब टूट जाती थी तो इन्हीं से हम इसी को वेस्ट समझ के इसी के ऊपर ही कुछ बना लिया करते थे। जी। तो वही आपका शौक जो है इतना पनप गया? वो शौक़ तो रहा जी। मगर यहाँ मुझे चांस मिल गया, जी। भगवान मेरे ऊपर निगाहदार हो गया, तो मैंने बनाता रहा, बनता गया, बन गया। बहुत मुझे आपकी अच्छी बात लगी कि आप जितना आपने मेहनत की है, जितनी तपस्या की है, जितने अपने रात दिन एक किए हैं, सबका श्रेय आप भगवान को देते हैं। यानी आप में इतनी विनम्रता कूट कूट के भरी हुई है
जो कि बाकी लोगों को प्रेरणा देने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एक संदेश आप लोगों को देते हैं कि किस तरह से कर्म योगी की तरह अपने जीवन को हम व्यतीत करें और जो ख्याति मिलती है उसको अपने मस्तिष्क में ना जाने दें, एक साधारण आदमी की तरह अपने जीवन को हम बसर करें। तो आपका जो जीवन है खुद ही एक अपने मिसाल है। कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे ख्याति मिलती है कि कुछ ख़ास चीज़ हो गई है या मेरे अंदर मैं कुछ बहुत बड़ा हो गया हूँ, ऐसा आपको कोई महसूस ना, नहीं हुआ? ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ जी, बिल्कुल कभी नहीं हुआ। ऐसे ही घूमता फिरता हूँ मैं, जैसे घूमता, दिल किया साइकिल पे चढ़े गए, दिल किया गाड़ी ले ली, तो गाड़ी है मेरे पास सरकारी अब। तो काम को ज़्यादा मैं तरजीह देता हूँ कि काम मेरा चलता ही रहे तो ठीक है। आप उस नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बहुत सा समय अपना बर्बाद कर देते हैं आलतू फालतू चीज़ों में, क्योंकि आपने इतना बड़ा निर्माण किया है और उसके बावजूद आपने अपने काम को भी अंजाम दिया जिस विभाग में आप काम करते थे, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने संदेश तो देखो जी, रॉक गार्डन में वेस्ट का इस्तेमाल किया है जी। तो यही मेरा संदेश है कि वेस्ट कोई चीज़ नहीं होती, उसको इस तरीके से इस्तेमाल करो जी। देखने में खूबसूरत लगे जी। और वेस्ट का इस्तेमाल भी हो जाए, बजाय डंप करें वो नहीं होना चाहिए। उसका इस्तेमाल करके उसको देखने लायक चीज़ बना दो और अपना खुशी महसूस करो। जी। हम अक्सर कहते थे कि किसे अपना बनाएं, कोई इस काबिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं मिलता। लेकिन आज आपसे मुलाकात करके आपसे हमारा दिल भी मिला और आप जिस दिल से हमसे मिले हैं हमारा बड़ा हौसला बुलंद हुआ। तो अच्छा है, लोग देखेंगे, लोगों को पता चलेगा सुनने देखने से, तो अच्छी बात है जी। और आपने बहुमूल्य समय में से जो हमें समय दिया है उसके लिए हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।